Hello students, very much welcome to today's class. Today we are going to start a new chapter of class 11th, that is biomolecules. Okay, this is the first lecture of biomolecules and we're going to start this chapter today, and with this positive energy we'll start this chapter. But before that I want to say you something. अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को. You will get both 11th and 12th regular content on this channel, which will definitely help you in clearing the net exams. Okay, so with this energy we'll start this chapter today. Carbohydrates अपने आप में एक स्टोरी है. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब होता है, सबसे पहले नाम से आप देखिए, कार्बो दैट मीन्स कार्बन होगा इसमें. कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स दैट मीन्स जो भी कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे in living organisms, in living system, because living organisms are composed of organic compounds. all living organisms. तो कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब होता है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स दैट इज प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम. जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, डीएनए आरएनए हो गए. लिपिड्स जो है वो पॉलीमर्स नहीं है, दे आर नॉट पॉलीमर्स. ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे समझने के लिए, in order to understand this we'll do a tissue analysis part. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को समझने के लिए एक स्मॉल एक्सपेरिमेंट इट्स गिवन इन एनसीईआरटी बुक, उसको डिस्कस करते हैं. ठीक है, टिश्यू की एनालिसिस. टिश्यू मतलब क्या होता है, सपोज हमने एक एनिमल ले लिया, सपोज हमने एक रैट लिया, चूहा लिया, उसका हमने उसके टिश्यू, हमारी बॉडी ग्रुप ऑफ सेल्स कंस्टिट्यूट द टिश्यू. तो हमारे जितने भी ऑर्गन्स होंगे उससे हम टिश्यू वाला पार्ट निकालते हैं. सपोज हमने क्या किया, रैट को हमने काटा, पहले उसे हमने क्या किया, बेहोश किया. बेहोश कैसे करेंगे, क्लोरोफॉर्म डाला हमने, चूहा बेहोश हो गया. वहाँ हमने उस, जब वो बेहोश हो गया उसको हमने कट किया. कट करने के बाद हमने क्या किया, लीवर वाला पोर्शन निकाला. ठीक है, तो हमने उसका लीवर निकाला. लीवर हम दूसरे ऑर्गन्स भी ले सकते हैं, बट आपको समझाने के लिए लीवर में हमने क्या किया, एक केमिकल डाला दैट इज टीसीए, जिसको कहते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड. दिस इज नथिंग बट टीसीए. ओके, तो हमने क्या किया, लिवर में उस ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड को डाल के हम फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. तो हमने क्या किया, लिवर को ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में डाला एंड देन उसको स्लरी किया. स्लरी मतलब उसको हमने मिक्स किया. कोई भी चीज़, सपोज आप कुछ ड्रिंक बना रहे हैं, है ना, तो चीनी घोल, नमक का घोल बना रहे हैं, तो आप उसको मिक्स करेंगे ना. ठीक उसी तरह जो लीवर का जो पोर्शन होगा उसको हम क्या करेंगे, उसको मिक्स करेंगे. हाथ से वो मिक्स नहीं होगा, वो चीनी और नमक का घोल नहीं है. फॉर दैट वी नीड एन इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं. सबसे पहले हम उसको मिक्स करेंगे, उसको तोड़ेंगे, उसके पार्टिकल को अच्छे से मिक्स करेंगे. ठीक है, मिक्स करने के बाद जब स्लरी बना लिए, स्लरी बनाने के बाद हम उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे. सेंट्रीफ्यूज का मतलब होता है कि जो बड़े पोर्शन हैं, जो उस उसके लीवर में, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, या अमीनो एसिड हो गया, न्यूक्लियोटाइड्स हो गया, ये कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, उसको हम क्या करेंगे, स्लरी को, स्लरी और रिटेंटेड आई मीन स्लरी और जो एसिड सॉल्युबल पूल है वो दोनों अलग हो जाएंगे. सपोज दिस इज अ ट्यूब. हाँ, इस ट्यूब में हमने लीवर को लिया और ट्राइक्लोरोएसिड डाल के उसको हमने सेंट्रीफ्यूज कर दिया. ठीक है, तो जो मटेरियल जो कि माइक्रो होगा, छोटा वाला पार्ट होगा, वो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा. ठीक है, जिसके डेंसिटी, अगर आप साइंस के भाषा में समझे तो जिसकी डेंसिटी कम होगी वो नीचे आके बैठ जाएगी. ठीक है, तो और जो जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो इस तरीके से फ्लोट करेगा. सॉरी, जिसका ज़्यादा होगा डेंसिटी वो नीचे आके बैठेगा, जो हल्का पार्टिकल होगा डेंसिटी कम वो ऊपर आके इस तरीके से होगा. ठीक है, तो जो ऊपर वाला पोर्शन है, जो ऊपर आ गया, दैट इज, उसे हम कहेंगे रिटेंटेड या एसिड इंसॉल्युबल पूल, या आप कह सकते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स. और उस मैक्रोमोलिक्यूल्स में क्या प्रेजेंट होंगे, सारे बड़े कंपाउंड्स होंगे, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, ये बड़े कंपाउंड है. प्रोटीन क्योंकि एमिनो एसिड्स जुड़ के प्रोटीन होता है. न्यूक्लिक एसिड हो गया, डीएनए आरएनए हो गया, पॉलीसैकेराइड्स हो गया.
ये भी हैवी मटेरियल है, के ऊपर हमें मिल जाएगा। लेकिन ये जो फिल्ट्रेट हमें मिला, जो नीचे बैठे हैं, उसमें हमें क्या बनेगा, एसिड सॉल्युबल, जो सॉल्युबल हो चुके हैं, जो उस स्लरी में मिक्स हो चुके हैं, उसमें हमें मिलेंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिसको कहते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मतलब छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे, और मैक्रो मतलब बड़े पार्टिकल्स मिलेंगे ऊपर हमें, और नीचे हमें फिल्ट्रेट में क्या मिलेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा, अमीनो एसिड, क्योंकि अमीनो एसिड्स जुड़ के ही प्रोटीन बनाएंगे। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं अमीनो एसिड, वो नीचे बैठे हैं, ठीक है, वो फिल्ट्रेट हो गए हैं, और जो बड़े वाले हैं वो ऊपर है। ठीक है, तो अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, मोनोसैकेराइड्स। तो इस तरीके से जब हमने रैट का लीवर लिया, उसे स्लरी बनाया, उसको सेपरेट किया सेंट्रीफ्यूज से, तो हमें मिल गया हमारा सारे पार्ट्स जो है अलग अलग हो गए हैं, जो कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स था, जो बड़ा साइज था, और जो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स था। इस तरीके से हमें जो है अपना सारी चीज़ें मिल गई, जो कि न्यूक्लिक एसिड था, प्रोटीन था, पॉलीसैकेराइड थी, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स एंड मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, अब हम बात अगर लिपिड की करें, तो ये जो लिपिड है वो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में नहीं आता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसकी जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 800 डाल्टन है, और दे फॉर्म इन रिटेंटेड, दे फॉर्म एग्रीगेट्स, दैट मीन्स वो एग्रीगेट्स फॉर्म करते जोड़ते हैं लिपिड वाले पार्ट, है ना। उसके बाद हमने तो ये, पहले हमने एक फ्रेश, आई मीन जिसको कह सकते हो आप रेड से, हमने वहां से लेबर लिया। अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे, ऐश एनालिसिस। जैसे अगर खाई जिसको, आई मीन राख जिसको कहते हैं, अगर किसी चीज को जला दो तो उसको अगर पूरी तरीके से जला दो तो उसकी राख हो जाती है ना, उसको कहते हैं ऐश। और उसमें क्या होता है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होती है। ठीक है, तो सपोज हमने हमने एग्जाम्पल रैट का ही लेते हैं भैया, इंसान को तो हम इतनी जल्दी काट के उसकी पैनक्रियाज निकालेंगे नहीं, तो हम रैट को एज ए मॉडल ऑर्गेनिजम्स लेके समझा रहे हैं आपको, कि हमने रैट को बेहोश करके उसकी पैनक्रियाज निकाल ली। उस पैनक्रियाज को हमने, जो भी ऑर्गेनिजम्स के हम ऑर्गन्स लेंगे, पहले हम उसकी फ्रेश वेट करेंगे। वेट करने के बाद हमें ये देखना है कि जब उसको हमने ड्राई वेट किया, ड्राई मतलब उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होनी चाहिए, तो हमने उस पैनक्रियाज को ड्राई वेट किया। उसके बाद हमारा जो भी वेट आया, सपोज 1.2, जो भी वेट आया, उस वेट को हमने लिख लिया। उसके बाद वेट होने के बाद हमने उस पैनक्रियाज को क्या किया, बर्न जला दिया, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, ऐश मतलब हमें राख, क्योंकि उस राख में इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, वो हमें देखना है। तो हम उस पैनक्रियाज को हमने क्या किया, बर्न कर दिया, एंड देन विल गेट द ऐश का वेट। जब वो जो जल गया पैनक्रियाज, अब उसकी वेट करो, उस वे, उसकी वेट करेंगे आप, और उसमें क्या मिलेगा, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दोज आयंस विल बी प्रेजेंट इन दैट ऐश। ठीक है, तो दैट मीन्स उस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि हम ऐश एनालिसिस करते हैं अगर किसी भी ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गन का, तो हमें उसमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मिलते हैं, नॉट द ऑर्गेनिक वन। क्लियर है, ऑर्गेनिक में क्या था, जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन, दिस ऑल यू विल गेट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब हमने एक एक लीवर को बिल्कुल ही, आई मीन फ्रेश रखा और उसे जलाया नहीं, तब जब वो लीवर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे। क्लियर है, लेकिन जब हम उस पैनक्रियाज को हमने जला दिया, और फिर जलाने के बाद हमें क्या मिला, कैल्शियम और मैग्नीशियम, दोज आर व्हाट, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा एंड ऑक्सीजन होगा। दैट मीन्स हम कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कह सकते हैं, दे आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन कितने टाइप्स के होते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, पहला एल्डिहाइडिक है, दूसरा कीटोनिक है। एल्डिहाइडिक दैट मीन्स कार्बन 1 होता है, एंड कीटोनिक का मतलब होता है कार्बन 2। क्लियर है, चलिए अब हम बात करेंगे कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है, मोनो, मोनो मीन्स सिंगल, ओके, और सैकराइड मीन्स सुगर। दैट मीन्स जो सिंगल सुगर प्रेजेंट होंगे, सिंगल, यू कैन से सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ सुगर, उसको हम क्या कहेंगे, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड की एग्जांपल होगा, दैट मीन्स मोनो मीन्स यू कैन से सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सुगर, वेरी सिंपल। ग्लूकोज हो गया, राइबोज, फ्रुक्टोज,
मनोज एंड गलाक्टोज। क्लियर है? ओलिगोसैकेराइड्स मतलब यहाँ पे मोर मोर नंबर ऑफ शुगर होंगे, ठीक है। सैकराइड मतलब मोर शुगर, ओलिगो मतलब ज्यादा होगी, मोनो मतलब सिंगल था। तो दैट मीन्स 2 से 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड अगर हम जोड़ देंगे तब वो ओलिगोसैकेराइड हो जाएगा। क्लियर है? तो ये देखिए माल्टोज क्या है, ये मोनोसैकेराइड्स को जोड़ के माल्टोज बना है, और सुक्रोज भी मोनोसैकेराइड को जोड़ के सुक्रोज बना है। लैक्टोज मिल्क शुगर है, वो भी मोनोसैकेराइड को जोड़ के लैक्टोज बना है। रेफिनोज भी, स्टैकायोज भी। दैट मीन्स ओलिगोसैकेराइड्स क्या है, मोनोसैकेराइड्स को जब हम जोड़ देंगे तो जो बड़ी यूनिट्स फॉर्म होंगे दैट इज नथिंग बट ओलिगोसैकेराइड। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगर हम बात पॉलीसैकेराइड की करें, पॉली मतलब बहुत सारा, बहुत सारा मतलब बहुत सारा यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड होगा, इसके कोई डेफिनेट नंबर नहीं है। जैसे कि स्टार्च, ग्लाइकोजन, इन्यूलिन, काइटिन, है ना। काइटिन हमने पढ़ा था ना, फंगल का सेल वॉल बना था काइटिन से। प्लांट जो है फूड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, एनिमल स्टोर करते हैं फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और इन्यूलिन बताने वाले हूँ। इसके लिए आपको इस क्लास में बने रहना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात मोनोसैकेराइड की करें तो इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 3 to 7 कार्बन। अगर कोई शुगर मोनोसैकेराइड है तो उसकी कार्बन की संख्या कितनी होगी, 3 to 7। अगर बेसिक अगर फॉर्मूला की बात करें, CnH2n ON, ठीक है। अगर हम सपोज n का वैल्यू 6 है ये, तो n का वैल्यू यहाँ 6 बैठा, 6 × 2 12 O6, और ये किसका स्ट्रक्चर हो गया है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम एक मोनोसेकेराइड की बात करें तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो इसमें फिट बैठता है। कार्बन सिंगल होगा लेकिन हाइड्रोजन जो होगा कार्बन से डबल होगा, और ऑक्सीजन भी सिंगल होगा, ठीक है। तो अगर हम n की वैल्यू 6 बैठाते हैं तो 6 6H12O6, दैट मीन्स इट्स द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। क्लियर है यहाँ तक? सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप ग्लूकोज आपने टेस्ट किया है, जब आप रनिंग करते हैं, आई मीन जब आप कोई ओलंपिक्स में पार्ट ले रहे हो, आप सिंपल स्कूल के 100 मीटर रेस में पार्ट ले रहे हो, जब आप बहुत फास्ट फास्ट दौड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। तो जैसे हम रेस को क्लियर करते हैं और फिर पहुंचते हैं जगह पे, तो हमारे टीचर्स हमें वाइट कलर का ग्लूकोज देते हैं कि खाओ, बिकॉज हम दौड़ के आए हैं, हमें एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें हमारे शॉप्स, मेडिकल शॉप्स में, किसी भी शॉप में आपको ग्लूकोज मिलता है। तो अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी कम हो रही है, आपने प्रॉपर से खाना नहीं खाया, तो वो इंस्टेंट ग्लूकोज इंसान ले लेता है ताकि हाँ चलो बॉडी सही हो गई, है ना। तो ये बेसिक चीज़ें थी, ये सब स्कूल में सभी के साथ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फेलिंग्स बेनेडिक्ट टेस्ट। ये टेस्ट क्या है, दिस टेस्ट इज यूज फॉर द प्रेजेंस ऑफ शुगर। एक सोल्यूशन में कितना शुगर है उसको जानने के लिए ये एक केमिकल टेस्ट है। जब आप केमिस्ट्री, आप जब केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स करते हैं अपने लैब्स में, बीट इन क्लास 11th और 12th, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो आप लोगों को ये टेस्ट ऑलरेडी लैब में करवाई जाती है, ठीक है। तो ये टेस्ट हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम देखें कि हमारा शुगर उस सोल्यूशन में प्रेजेंट है कि नहीं। शुगर कुछ भी, ग्लूकोज हो सकता है, फ्रुक्टोज हो सकता है, सुक्रोज हो सकता है ना, ये सारे शुगर है कि नहीं। तो दैट मीन्स इस टेस्ट से ये पता चलता है, जब इस टेस्ट में हमें फ्री फंक्शनल ग्रुप, दैट मीन्स अगर हमें एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो हम अगर उसमें प्रेजेंट होते हैं दैट मीन्स वो फेलिंग्स और बेनेडिक्ट टेस्ट जो है, हमें उस टेस्ट में शुगर की सोल्यूशन मिलती है। अगर एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप, एल्डिहाइड CHO एंड कीटोनिक CO, तो दैट मीन्स अगर ये ग्रुप हमें प्रेजेंट होते हैं इन फ्री फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड कीटोन प्रेजेंट होगा, तो मतलब समझ जाइए कि शुगर हमारे इस सोल्यूशन में प्रेजेंट है। दैट मीन्स इट विल गिव्स द फेलिंग्स बेनेडिक्ट टेस्ट। क्लियर है? चलिए, that means all monosaccharide sugar will give positive Fehling's Benedict test। जितने भी monosaccharide sugar हैं, they are the simplest form of sugar, ये सारे Fehling's Benedict test देंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास CHO है, इनके पास CO है, इनके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, इनके पास कीटोनिक ग्रुप है। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, क्लियर हो जाएंगे। 3 कार्बन कंपाउंड्स को देखिए, 3 कार्बन मतलब 1 2 3, ठीक है ना। 3 कार्बन कंपाउंड से ऑक्सीजन कितने काउंट करिए, 1 2 3, एंड हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4, है ना। तो
एक कार्बन के चारों ओर कितने बॉन्ड्स होने चाहिए? जैसे कि देखिए 1 2 3 4, इसलिए हमने इसके साथ हाइड्रोजन नहीं ऐड किया क्योंकि ऑलरेडी हमें यहाँ पे 4 बॉन्ड्स मिल गए हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 है ना, 1 2 3, तो हमने एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड किया हुआ है। यह हाइड्रोजन क्यों ऐड किया है? क्योंकि एक कार्बन के चारों ओर कितने बॉन्ड्स होने, तो 1 2 3 4 बॉन्ड्स होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 1 2 3, एक हाइड्रोजन हमने ऐड किया, 3 बॉन्ड्स है, 4 हो गया CH। ओके, ये देखिए 2 3 4 है ना, 2 3 4, एक ये है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, 3 + 1 4, एक कार्बन के चारों ओर कितने बॉन्ड्स होना चाहिए? 4 बॉन्ड्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है अल्फा, इसको कहेंगे अल्फा ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे? अल्फा, और इसे कहेंगे डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। अल्फा आई थिंक इट शुड बी बीटा, लेट मी चेक, it should be beta. Okay, sorry, it's not alpha, it's L. Okay, it's L glyceraldehyde. It was a mistake, so please correct it. ये L है और ये D है। L क्यों है? L को कहते हैं लीवो और D को कहते हैं डेक्स्ट्रो। ये सारी चीजें आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप बल्कि मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, फिर भी मैं मुझे जितना आता है मैं आप लोगों को बताऊँ जो आपको ज़रूरत है फ्रॉम बायो पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है, ये समझ में आ गया? ग्लिसरॉल्डिहाइड, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड। लिवो मींस द पोजीशन ऑफ OH। द पोजीशन ऑफ OH की वजह से, अगर OH की पोजीशन राइट साइड है तो D है। ये देखो OH की पोजीशन का है राइट साइड है तो हम इसको कहेंगे डेक्स्ट्रो। अगर पोजीशन ऑफ OH क्या है, लेफ्ट साइड है, तो हम इसको क्या कहेंगे? लिवो कहेंगे। वेरी सिंपल। अगर हमारे कार्बन के चेन में पोजीशन ऑफ OH अगर राइट साइड है तो उसे हम क्या कहेंगे? डेक्स्ट्रो कहेंगे। अगर पोजीशन ऑफ OH लेफ्ट साइड है तो उसको क्या कहेंगे? हम लीवो कहेंगे। क्लियर है? वेरी मच क्लियर। चलिए, यहाँ क्लियर है आप सभी लोग। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड L और D क्योंकि हुआ, पोजीशंस ऑफ OH के ऊपर डिपेंड करता है ये लीवो एंड डेक्स्ट्रो। क्लियर है? चलिए, अब बात करते हैं 5 कार्बन कंपाउंड्स। 5 कार्बन कंपाउंड्स की बात करें तो पहला क्या है? फ्यूरानस, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, और पायरानोस जो क्या है? 5 कार्बन कंपाउंड है। 4 कार्बन है मतलब 1 2 3 4, इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं। और यहाँ 5 है तो हमें 5 कार्बन लिखना है। ये 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, इस तरीके से पायरनोस का स्ट्रक्चर होता है। इसको हम क्या कहते हैं? हेटेरोसाइक्लिक रिंग कहते हैं। और ये क्या है? डिक्स्ट्रो डी राइबोस RNA। ठीक है, तो इसके अगर हम स्ट्रक्चर को लिखते हैं तो राइबोस के स्ट्रक्चर को देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। ठीक है, 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 कार्बन। और हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 H11। ऑक्सीजन कितना है? 1 2 3 4 5 O5। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, 5 कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और अब देखिए ये OH वाला पार्ट, जब ये OH रिमूव हो जाएगा देन दिस CO बॉन्ड विल फॉर्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांस और सिस की पोजीशन को। ठीक है, सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि ये अल्फा और बीटा क्यों है। अल्फा क्यों है? क्योंकि जो सी, ये वन फर्स्ट पोजीशन है, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन। इस पोजीशन को, कार्बन 1 की पोजीशन को क्या कहते हैं? एनोमर कहते हैं। और बाकी की पोजीशन 2 3 4, जो बाकी के पोजीशन है उसको हम क्या कहेंगे? एपीमर कहेंगे। ये सब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब अल्फा क्यों है? क्योंकि जो ये प्लेन है, प्लेन में OH की पोजीशन, वो भी आपको देखना फर्स्ट कार्बन पे, ध्यान रखिएगा मैं दूसरे कार्बन की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ फर्स्ट पोजीशन ऑफ कार्बन में आपका जो OH की जो पोजीशन है वो नीचे रहेगा, तो दैट इज नॉन एज अल्फा। अगर अगर आपका इस चेन में देखिए, आपका जो फर्स्ट पोजीशन ऑफ कार्बन है उसका OH का पोजीशन का है ऊपर है, तो दैट इज द बीटा डी। ठीक है, बीटा है, डेक्स्ट्रो है पोजीशन, एंड राइबो सुगर है, और फ्यूरानोज है 4 कार्बन, एंड राइबो फ्यूरानोज। ठीक है, 1 2 3 4 कार्बन है इसलिए राइबो फ्यूरानोज है। 5 कार्बन है तो क्या है? राइबो पायरानोज होगा।
क्लियर है? तो दोनों स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स को देखिए कि फ्यूरानोस कब हो रहा है जब 4 कार्बन हो रहे हैं, पायरानोस कब हो रहा है जब 5 कार्बन हो रहे हैं। क्लियर है? अल्फा और बीटा की पोजीशंस मैंने बताया, हाँ सिस एंड ट्रांस की भी बता देते हैं। ये देखिए सिस कब होगा जब हमारा कार्बन फर्स्ट की जो पोजीशन है वो बीटा कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, शो कर रहा है ना बीटा कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा OH की पोजीशन, द फर्स्ट कार्बन का OH का पोजीशन क्या होगा, अबव द प्लेन। ये प्लेन है, इस प्लेन से अगर हम कट किए दोनों साइकिल अलग हो जाएंगे, दोनों रिंग्स अलग हो जाएंगे, तो ये प्लेन से हमारा OH कहाँ है, ऊपर है। क्लियर है? तो इसको जब बीटा की पोजीशन पे बीटा सॉरी कार्बन 1 के पोजीशन पे हमें बीटा कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, तो इसी को कहेंगे, क्या कहेंगे, सिस। और ट्रांस कब कहेंगे, जब हमारा जो एनोमर का कार्बन 1 की जो पोजीशन जो सिस में मिला है HOH, उसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा किस पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे। देखिए आप, यहाँ H है, यहाँ OH है, ठीक है, लेकिन आप जब ट्रांस वाले पोजीशन में देखेंगे तो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जा रहा है, OH नीचे आ जा रहा है, H ऊपर आ जा रहा है। तो इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे, ट्रांस कहेंगे। एक बार और बता देती हूँ ताकि आप लोग क्लियर, मतलब डाउट्स ना हो। ये देखिए कार्बन 1 की जो पोजीशन है हमारा क्या शो कर रहा है, बीटा कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, बीटा शो कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिस कहेंगे। लेकिन जब हम ट्रांस कब कहेंगे, जब हमारा सेकंड पोजीशन ऑफ द कार्बन रिंग, ये कार्बन सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, जब सेकंड पोजीशन का जो कार्बन है वो फर्स्ट पोजीशन ऑफ सिस कॉन्फ़िगरेशन के बिल्कुल ऑपोजिट होगा। ये देखिए OH नीचे आ गया, H ऊपर आ गया, तब हम इसे क्या कहेंगे, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? ये सारी बेसिक केमिस्ट्री है, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अबाउट द 6 कार्बन शुगर। 6 कार्बन शुगर मतलब ग्लूकोज, है ना, इज अ बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हम कहते हैं ब्लड शुगर, यूनिवर्सल शुगर है ये, या इसको हम कहेंगे ग्रेप शुगर, ठीक है। तो ये देखिए ये स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है, कितने कार्बन होना चाहिए, 6 कार्बन होना चाहिए। मैं आपको दिखा देती हूँ काम करके, 1 2 3 4 5 6। एच कितना होना चाहिए, जैसे कि मैंने कहा कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए, 6 इंटू 12, ठीक है। अब एच काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, ठीक है। एच 12 और ओ 6 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ओ 6 होना चाहिए, ठीक है। तो एक जो ओ एक्स्ट्रा है मैं उसका आपको कहानी बताऊंगी। ओ एच और ये एच जो है ना, ऐसे जब हट जाएंगे तब ये सी ओ बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बताते हैं आपको कि अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज एंड बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। अल्फा आप समझ गए कि OH की पोजीशन बिलो द प्लेन होगी, और बीटा कब होगा, OH की पोजीशन अबव द प्लेन होगी। समझ में आ गया? उसके बाद ग्लूकोज है तो हमने ग्लूको लिखा। पायरानोज क्यों लिखा, क्योंकि देखिए अभी पायरानोज आपको बताया 5 कार्बन है ना, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, है ना। 5 कार्बन रिंग को हम क्या कहेंगे, पायरानोज कहेंगे। तो दैट मीन्स ये जो पोजीशन 1 ऑफ द कार्बन है इसको हम क्या कहेंगे, आइसोमर्स है, और इसको हम क्या कहेंगे, एनोमर्स कहेंगे, ठीक है। और बाकी की पोजीशंस जो कि 2 3 4 5, ये सारी पोजीशंस को हम क्या कहेंगे, एपीमर्स कहेंगे, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में सबसे पहले बात करेंगे डाइसैकेराइड में क्या है, माल्टोज, इसको कहते हैं माल्टोज, किससे बना है, माल्टोज इज कॉम्प्लेक्स शुगर। तो दो सिंपलेस्ट शुगर को जोड़ के हम कॉम्प्लेक्स शुगर मिलेगा। तो ग्लूकोज क्या है, सिंपल शुगर है ना, सिंपलेस्ट शुगर है। दो ग्लूकोज जोड़ के क्या बनाएंगे, माल्टोज बनाएंगे, है ना। तो ये देखिए अल्फा डी ग्लूकोपाइरानस और अल्फा डी ग्लूकोपाइरानस, ये दोनों जुड़ के क्या बनाएंगे, माल्टोज बनाएंगे। तो ये देखिए अब हम लिंकेज के बारे में बताएंगे, है ना। तो दिस इज द स्ट्रक्चर एच ओ एच कार्बन आप जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6, है ना। 6 कार्बन, ये देखिए पोजीशन इस तरह 1 2 3 4 5 ये 6, है ना, 6 कार्बन है। और ये भी स्ट्रक्चर सेम है, क्योंकि अल्फा पोजीशन है, बोथ अल्फा डी ग्लूकोपाइरानस, ये दोनों स्ट्रक्चर मिलके हमें माल्टोज देंगे। उसके बाद हम कंडेंसेशन करेंगे, कंडेंसेशन का मतलब होता है वाटर रिमूव करना। तो यहाँ से H, यहाँ से OH, कितना हुआ, H प्लस H 2H OH, दैट मीन्स वाटर हम रिमूव कर रहे हैं। वाटर रिमूव करने के बाद
जहाँ से हमने जिस पोजीशन से हमने एच ओ एच को रिमूव किया है वो क्या करेंगे, लिंकेज फॉर्म करें, दिस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। तो ये देखिए ये पोजीशन क्या है, 1 है, तो हमने लिख लिया 1। अल्फा लिखा क्योंकि हमारा पोजीशन ऑफ अल्फा पोजीशन है, अल्फा हो गया, 1 हो गया, और इधर से क्या हो गया, 1 2 3 4। दैट मीन्स हमारा 1 और 4 ये दो पोजीशन जो है ऑफ बोथ अल्फा डी ग्लूकोपाइराइनस हमें क्या देंगे, 1 4 अल्फा 1 4 लिंकेज, जिसको कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर है, इस तरीके से ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो फ्री फंक्शनल ग्रुप होगा वही क्या देगा हमें, पॉजिटिव फैलिंग टेस्ट। बात करेंगे लैक्टोज और मिल्क शुगर की। ये देखिए बीटा डी गैलेकोपाइरिनोस और बीटा डी ग्लूकोपाइरिनोस। गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिलके क्या होगा, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, फ्रुक्टोज सॉरी लैक्टोज बनाएंगे। तो लैक्टोज इज नथिंग बट जो मिल्क शुगर है, ठीक है। तो ये देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर, एच ओ एच एच ओ एच एच ओ एच एच सी एच टू ओ एच है ना, एच ओ एच। तो इस तरीके से हमारा वाटर रिमूव हो गया। और ये पोजीशन क्या है, जैसा आप देख सकते हैं बीटा पोजीशन है। तो बीटा पोजीशन में हमारा ओ एच का पोजीशन ऑफ सी वन फर्स्ट पोजीशन का प्लेन के ऊपर होता है, दोनों में देख लीजिए प्लेन के ऊपर है। अब हम क्या कहेंगे, ये 1 2 3 4, तो विल रिमूव द वाटर ओ एच एच, यहाँ से दोनों पोजीशन से, यहाँ से ओ एच गया यहाँ से एच गया, माइनस वाटर कर दिए। तो यहाँ पे हमारा लिंकेज क्या मिला, बीटा मिला, और 1 and 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्लियर है यहाँ तक, वेरी मच क्लियर, बहुत सिंपल वे में। नेमिंग ऑलरेडी पता है आप लोगों को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में, तो इसलिए आपको ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता होगा ये चैप्टर। चलिए अब हम बात करते हैं सुक्रोज। सुक्रोज क्या होगा, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिला के सुक्रोज होगा, जिसको हम कहते हैं केन शुगर। केन मतलब जो शुगर केन, जो हम गन्ने का जूस पीते हैं उसमें हमें क्या मिलता है, सुक्रोज शुगर मिलता है, या आप उसको कह सकते हैं टेबल शुगर। क्लियर है, तब देखिए ये देखिए दिस इज द स्ट्रक्चर, एच ओ एच एच ओ एच, ओ एच का पोजिशन नीचे है, इसका मतलब क्या है, ये अल्फा है। क्लियर है, ये अल्फा पोजीशन 1, वो एच की पोजीशन नीचे होती है ना प्लेन में, और एच की पोजीशन ऊपर होगी, तब क्या होगा, बीटा होगा। तो ये देखिए ओ एच ऑलरेडी अल्फा निकल गई है, अल्फा पोजीशन है 1 2 3 4, अल्फा पोजीशन 1, एच ओ एच रिमूव हो गया, अल्फा 1, लेकिन ये पोजीशन बीटा है, क्योंकि ओ एच की पोजीशन क्या है, ये तो नीचे है, यहाँ क्या है, ऊपर है ना। तो माइनस वाटर, वाटर निकल गया, तो बीटा 2, पोजीशन क्या है, 1 2 1 2। दैट मीन्स इस पोजीशन से हमने वो एच को लिया, यहाँ से ओ एच लिया, तो बीटा 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और ये क्या है, दिस इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। दैट मीन्स फ्रुक्टोज को हम क्या कहते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज अबाउट द पॉलीसेकेराइड। थर्ड बात करते हैं पॉलीसेकेराइड, जो कि नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर है। दे आर आइडियल फॉर स्टोरेज, अगर हम केमिकली या ऑस्मोटिकली दे आर आइडियल फॉर स्टोरेज। स्टोरेज की बात करें, जैसे कि मैंने कहा स्टार्च, स्टार्च जो प्लांट है वो अपने खाना को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। एंड स्टार्च इट गिव्स आयोडीन टेस्ट, जो आयोडीन टेस्ट देते हैं उसका क्या है, ब्लू एंड ब्लैक, ये दो कलर में वो आयोडीन टेस्ट देते हैं। दे आर वेरी नॉन रिएक्टिव, दे स्टोर्स इन एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट में स्टार्च स्टोर करते हैं। टू फॉर्म्स, फर्स्ट एमाइलोस एंड द दूसरा इज एमाइलोपैक्टिन। अब इन दोनों के बारे में जानते हैं, व्हाट इज एमाइलोस एंड व्हाट इज एमाइलोपैक्टिन। एमाइलोस क्या है, दिस इज वाटर सॉल्युबल, वाटर में सॉल्युबल होता है। एमाइलोपैक्टिन बिल्कुल वाटर सॉल्युबल नहीं, दे आर वाटर इनसॉल्युबल। स्टार्च का 50 to 20% जो है वो एमाइलोज है, और अगर एमाइलोपैक्टिन की बात करें तो वो स्टार्च का 80 to 85% जो एमाइलोपैक्टिन है, दैट मीन्स दे आर इनसॉल्युबल, एंड सिर्फ 50 to 20% जो है वो सॉल्युबल है, एंड दे आर एमाइलोज। एमाइलोज की बात करें तो वो अनब्रांच्ड है, और एमाइलोपैक्टिन की बात करें तो वो ब्रांच्ड है। इनके पास लिंकेज क्या होगी, अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और एमाइलोपैक्टिन के पास क्या होगी, दो ब्रांच, एक होगी दो दो लिंकेज होगी, सॉरी यस दो लिंकेज होगी, बिकॉज क्योंकि ब्रांचिंग है यहाँ पे, तो क्या होगा, अल्फा 1 4 एंड अल्फा 1 6 will be the glycosidic linkage that is present in amylopectin. नेक्स्ट इज ग्लाइकोजेंस, जो कहेंगे एनिमल स्टार्च। तो हमारा जो हमारा फूड जो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनिमल स्टार्च, दैट इज ग्लाइकोजन, और कहाँ कहाँ स्टोर होता है, लीवर एंड मसल्स हमारी जो स्टोरेज होती है।
एंड ग्लाइकोजन इज नथिंग बट द होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। बहुत सारे ग्लूकोज जुड़ के क्या हो रहा है, ग्लाइकोजन हो रहा है, होमोपॉलीमर है। एंड दे आर ब्रांच्ड, जिनमें हमें मिलेगा लीनियर है तो अल्फा 1,4 है, और अगर ब्रांचिंग है तो हमें क्या मिल रहा है, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इन्यूलिन की बात करें तो ये क्या है, होमोपॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का होमोपॉलीमर क्या है, इन्यूलिन है। और इन्यूलिन का काम क्या है, आरईटी दैट इज रेनल फंक्शनिंग टेस्ट के लिए इन्यूलिन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अब थोड़ा सा डिफरेंसेस अगर हम सेलुलोज और काइटिन में जान लें तो ज़्यादा सही रहेगा। सेलुलोज एंड ब्रांच्ड है। सलवाल बनता है प्लांट का, सलवाल सेलुलोज से बनता है, प्लांट का सलवाल बनता है सेलुलोज से। आप लोगों को पता है ऑलरेडी, सलवाल आपने पढ़ चुका है। काइटिन किसका बनता है, फंजाई का सलवाल बनता है, काइटिन से बनता है ना। तो सेलुलोज कैसा अनब्रांच्ड है, काइटिन का कैसा, वो भी अनब्रांच्ड है। सेलुलोज जो है बायोस्फीयर में बहुत ज़्यादा एबंडेंट है। लेकिन और अगर काइटिन की बात करें तो वो एनिमल वर्ल्ड में, बिकॉज फंजाई इज नथिंग बट एनिमल, मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल वर्ल्ड। सेलुलोज की बात करें तो इनकी और काइटिन दोनों की जो ग्लाइकोसाइड आई मीन जो लिंकेज है दैट इज बीटा 1,4 पोजिशन। दे आर होमोपॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज के होमोपॉलीमर सेलुलोज। और काइटिन क्या है, दे आर होमोपॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। फॉर दो रिमेंबर के लिए याद कर रखना है आप लोगों को थोड़ी बहुत ही चीज़ें। और जो सेलुलोज है वो आयरन टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, और काइटिन जो है दे सॉरी सेलुलोज जो है वो पॉजिटिव आयरन टेस्ट नहीं देते, दे डज नॉट गिव पॉजिटिव आयरन टेस्ट, बट इन केस ऑफ काइटिन दे गिव पॉजिटिव आयरन टेस्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द सेलुलोज एंड द काइटिन। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, अबाउट द स्ट्रक्चर पोजिशंस क्लियर है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कैसे बना, है ना। लैक्टोज हो गया, मोनोसैकेराइड्स हो गया, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, कितने कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। So this was all about the carbohydrates part. ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए बस इतना ही था। कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली आई हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। बाय।